वाली, ये अपनी अपर रिंग है और ये वाली अपनी लोअर रिंग है। मतलब ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो क्या हाल चाल सबके, बढ़िया। तो देखो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी बेंजीन के ऊपर। बेसिकली आज हम समझेंगे बेंजीन की एक कहानी, बेंजीन की दास्तान, कि बेंजीन कहाँ से आया, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हुए, क्या क्या उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। बात समझ रहे हो, मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात करेंगे बेंजीन की। देन हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। उसमें हम देखेंगे कौन से कंपाउंड अपने एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई एडवांस में भी हाल फिलहाल में 17 में क्वेश्चन आया था, उसका इंटीजर टाइप था अपना, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। अपना जो CSIR नेट का पेपर होता है उसमें भी आता है एरोमेटिक वाला। यूपीएससी का जो पेपर होता है केमिस्ट्री का, उसमें भी आता है अपना एरोमेटिक छांटने के लिए, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। और जेई मेन में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका, 2019 में आया था, लास्ट ईयर ही आया हुआ है यही अपना एरोमेटिक कैरेक्टर पे बेस, वो भी देखेंगे। और बोर्ड में तो खैर आता ही है, जो 11th क्लास में उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। और जो भी जेई देने वाले जो अपना अपकमिंग जेई है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में ऑप्शनल उनके पास केमिस्ट्री है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीएसआईआर नेट का पेपर देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आज बताने वाला हूँ। होमो एरोमेटिक भी डिस्कस करेंगे, वो आपने नहीं पढ़ा हुआ शायद कहीं और, जेई वगैरह की जो वीडियोस उनमें नहीं देखा होगा वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं वो भी। तो फिर देखो स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम और बेंजीन एक प्रेम कथा सुनते हैं। तो देखो बेंजीन की उत्पत्ति कैसे हुई, बेंजीन बनाया कैसे गया। तो सबसे पहले जो अपने कैकुले हैं, कैकुले साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने सजेस्ट करा, क्या सजेस्ट करा इन्होंने, दैट द कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर इन रिंग, दैट दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स एंड वन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम। तो आप जो स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं ये वाला, ये कैकुले भैया ने बताया था दुनिया को कि बेंजीन का ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कार्बन एटम है, अगर मैं उसका स्केलेटन बनाऊं कार्बन वाला, तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अपने ऑल्टरनेट रहते हैं और हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन भैया अटैच रहते हैं। अब ये जो कैकुले ने स्ट्रक्चर प्रपोज करा ना, इसके साथ बहुत सारी परेशानियां थी। तो वो परेशानियां देखनी है क्या क्या थी, और फिर उसको मॉडर्न थ्योरी आई अपनी बेंजीन की जिसने उन परेशानियों को दूर करा और एक नया ही स्ट्रक्चर दिखाया पूरे जगत को कि बेंजीन कुछ ऐसा होता है। और बस फिर कहानी चलती चली गई, चलती चली गई। चलो देखते हैं इसी बात पे। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है स्ट्रक्चर में। कैकुले का जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग दो जो है ना, दो डिफरेंट 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन प्रिडिक्ट करे गए कि अगर हम ये स्ट्रक्चर मान के चलते हैं तो अपने पास दो मिलेंगे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन जो एक दूसरे के आइसोमर होंगे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पहले केस में देखो ये जो Br है वो जो दो कार्बन है सिंगल बॉन्डेड उनसे अटैच्ड है, और दूसरे केस में जो Br है वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे अटैच्ड है। तो कैकुले के स्ट्रक्चर ने प्रिडिक्ट करा कि अगर बेंजीन का अगर हम ये स्ट्रक्चर मानते हैं तो हमें दो ये मिलने चाहिए। लेकिन जब स्टडीज हुई अपनी तो क्या मालूम चला कि दो नहीं मिलते हैं और एक ही मिलता है आपको। तो कैकुले परेशान हो गया भाई। साइंटिस्ट लोगों ने कहा क्या हुआ भाई कैकुले, तू तो कह रहा था दो मिलेंगे लेकिन मिला कितना, एक। तो फिर कैकुले ने उस चीज को देखो कैसे डिफेंड करा, वो देखते काफी इंटरेस्टिंग है। और भी उसके साथ क्या क्या हादसे हुए जिनसे कैकुले को ये मानना पड़ा कि उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। देखो फिर कैकुले ने क्या करा भाई, अपने आप को डिफेंड तो करना ही था उसने, है बात समझ रहे हो ना। तो कैकुले ने क्या कहा, उसने ये कहा, कैकुले प्रपोज दैट द टू फॉर्म्स ऑफ बेंजीन आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इक्विलिब्रियम इज सो रैपिडली एस्टैब्लिश्ड that it prevents isolation of the separate compounds। तो कैकुले का ये मानना था कि जो आप बात कर रहे हैं आपको दो प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि जो बेंजीन की दो फॉर्म है वो इतनी जल्दी इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेती है और इतनी जल्दी ऐसे
कन्वर्ट होती हैं एक दूसरे में, कि आप उनको जो है आइसोलेट नहीं करवा सकते एक दूसरे से, ऐसा कैकुले का मानना था। भाई अब अपनी गलती तो छुपानी है ना। फिर तो उसने कहा यही रीजन है, दस दो टू वन टू डाइब्रोमोबेंजीन्स वुड आल्सो बी रैपिडली इक्विलिब्रेटेड। तो उसने कहा इसी कारणवश ये जो दो बेंजीन की फॉर्म्स है, मतलब वन टू डाइब्रोमोबेंजीन की फॉर्म है, ये भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाती है, और इनको भी आइसोलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो अपने वो है केमिसिस्ट, उनको दो फॉर्म नहीं मिल पा रही है, सिर्फ एक ही फॉर्म मिल रही है। तो लेकिन देखो जब रिसर्च हुई फिर इस बात पे, तो ये बात भी जो है कैकुले की वो झूठी पड़ गई, क्योंकि दिस प्रपोज्ड वाज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज नो सच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग दौड़ाया अपना, और रिसर्च हुई, और रिसर्च से ये बात सामने निकल के आई कि ऐसा कोई भी इक्विलिब्रियम दुनिया जहान में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैकुले अगेन जो है क्या प्रूफ हो गया, गलत प्रूफ हुआ। ये तो एक पॉइंट था उसका गलत प्रूफ होने का। दूसरा पॉइंट किससे है उसका, स्टेबिलिटी से है। कैकुले ने अपना स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करा, तो उससे अब स्टेबिलिटी निकाली गई, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी कैलकुलेट करी गई उसकी। तो जो कैलकुलेटेड स्टेबिलिटी थी और जो प्रैक्टिकल आई स्टेबिलिटी की वैल्यू, मतलब वो अभी देखेंगे हम, एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करी गई थी। तो जो वैल्यू आई थी उसकी कैलकुलेटेड और जो एक्चुअल वैल्यू, उनमें काफी डिफरेंस था। और डिफरेंस इन द सेंस जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही थी बेंजीन की, उसके मुताबिक बेंजीन ज्यादा स्टेबल है, और जो कैकुले के स्ट्रक्चर से वैल्यू आ रही थी, कैलकुलेटेड वैल्यू जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, उसके मुताबिक बेंजीन लेस स्टेबल था। तो ये देखा गया कि जैसे कैकुले के स्ट्रक्चर ने जो प्रिडिक्ट करा और जो रियली में बेंजीन होता है, तो बेंजीन उससे कहीं ज्यादा स्टेबल पाया गया। तो उस चीज को देखते हैं अभी, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे पूरा अपना टॉपिक है, तो उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखो ये सेकंड पॉइंट जहां पे अपने कैकुले भाई साहब फेल हुए, वो था अपना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फंडा क्या है, जितना कम रहेगा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उतना आपका जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। तो स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। तो देखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट करा गया, सबसे पहले लिया उन्होंने साइक्लोहेक्सीन, एक डबल बॉन्ड है इसके अंदर, इसको हाइड्रोजनेशन करवाया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई है डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी 120 किलो जूल पर मोल। तो यहां से देखो क्या समझ आता है हमें, अगर हम एक डबल बॉन्ड को कन्वर्ट या रिड्यूस करवाते हैं, एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवाते हैं तो कितनी हीट आएगी, 120 किलो जूल हीट आएगी। सेकंड केस देखो, यहाँ पे क्या है, ये हम इसको बोल सकते हैं हेक्सीन 1,3 डाइईन। तो यहाँ पे क्या है, दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में कितनी हीट आई 120, दो में कितनी आनी चाहिए थी 120 इंटू दो कितनी 240, लेकिन आई कितनी 232। अब फिर बुद्धि चकरा गई कि एक्सपेक्टेड क्या थी, यहाँ पे 240 थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितनी निकल के आई 232। तो उसका रीजन क्या दिया गया कि हम ये बात जानते हैं जहां पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, मतलब डबल सिंगल डबल, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं। हम रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बात समझ आ रही है आप लोगों को। फिर अपन आए बेंजीन भाई साहब। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड कितनी थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने 3 है, और एक के लिए कितना है 120 है। तो 120 इंटू 3 एक्सपेक्टेड कितनी थी 360, आई कितनी 208, डिफरेंस आया 152 किलो जूल पर मोल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। तो देखो एक्चुअली में हुआ क्या, कैकुले के स्ट्रक्चर से जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आनी चाहिए थी वो कितनी आनी चाहिए थी 360, यानी कि ज्यादा आ रही है, और एक्चुअल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। और मैंने बताया जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या कहता है लॉजिक बोलो, जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो कैकुले के अकॉर्डिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 360 आनी चाहिए थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए तो आई कितनी 208। यानी कि कैकुले के स्ट्रक्चर ने जो प्रिडिक्ट करी बेंजीन की, क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी, बेंजीन उससे कहीं ज्यादा स्टेबल निकला। यानी फिर भैया कैकुले जो है अपने फंस गए समझ रहे हो बात को।
अब देखो ये जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, ये कैलकुलेटेड ये एक्चुअल, इसको आज के जमाने में प्यार से हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, रेजोनेंस एनर्जी। बात समझ आई सबको? तो ये आपको क्लियर हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कैसे कैलकुलेट भाई साहब को गलत साबित किया गया। देखो होता क्या था कि एक साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर करता है, बाकी ऐसे कहते हैं अच्छा जी हमारे तो डिस्कवरी हो रही है, फिर वो क्या करते हैं उसकी टांग खींचते हैं, लिमिटेशंस निकालते हैं। तो देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक्सपेरिमेंट और अपना जो पुरानी चीज थी कि दो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, वो बात भी झूठी निकली कैकुले भैया की, यहाँ भी वो गलत साबित हो गए। तो कैकुले जो है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई नहीं कर पाए, जो उनका स्ट्रक्चर था। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद क्या हुआ, अपना रेजोनेंस आया मार्केट में, रेजोनेंस ने जो है बेंजीन स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करा। और देखते हैं क्या क्या बातें कही अपने रेजोनेंस भैया ने, और कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया फिर बेंजीन का। बात समझ आ रही है आपको? हम रेजोनेंस वाली थ्योरी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ बेंजीन। और उसी थ्योरी से फिर हमें एक चीज मालूम चली, एरोमेटिक कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है, उस पर भी फिर चर्चा करेंगे। तो देखो मॉडर्न थ्योरी का क्या कहना था। पहला पॉइंट क्या कहा उन्होंने, जो कैकुले के स्ट्रक्चर है यानी कि ये दो डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस दे डू नॉट रिप्रेजेंट टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम। रेजोनेंस थ्योरी ने ये कहा कि ये जो दो मॉलिक्यूल है इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही तो फर्क है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही तो चेंज है, तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करते। सेकेंड बात क्या कही रेजोनेंस थ्योरी ने, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी वी कंसीडर कैलकुलस स्ट्रक्चर 1 एंड सेकेंड एज रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। तो अब हम ये बात पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर क्या होते हैं। जिनको नहीं समझ आते, अब रेजोनेंस वाली मेरी वीडियो देखें और उसमें डिटेल में समझाइए मैंने हर एक चीज, ठीक है। तो क्या कहा कि जो कैकुले के दो स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको एज ए रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कह दिया गया। तो देखो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था क्या इनका, हाइब्रिड। क्या था ओरिजिनल स्ट्रक्चर इनका, हाइब्रिड, जो आजकल हम यूज करते हैं ये वाला, ये अपना है ओरिजिनल मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो मॉडर्न थ्योरी ने प्रिडिक्ट करा। इसके बाद क्या कहा, a hybrid structure of Kekule first and second would have neither pure single bond nor pure double bond between two carbon atoms। तो ये बात हम जानते हैं, इसका हम रेजोनेंस भी देख चुके हैं कि यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, हर एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या आती है, सेम। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज उनको क्या कर पाता है, जस्टिफाई कर पाता है। तो इस तरीके से देखो बेंजीन की जो एक अनसुलझी गुत्थी थी वो सुलझा दी गई, मॉडर्न थ्योरी ने सुलझाया इस गुत्थी को। कैकुले भैया के तो फंडे फेल हो गए थे, हालांकि उन्होंने भी थोड़ा बहुत सही प्रिडिक्ट करा था, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंच पाए, वो इन्हीं को ही जस्टिफाई करते रहे जो कि गलत था। इनको अब एज ए रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बोला जाता है, जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं रेजोनेंस की टर्म में, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कभी भी आप बेंजीन बनाते हो तो ये मत बनाना, हमेशा हाइब्रिड बनाना। हम क्या करते हैं, बेंजीन बनाते हैं और बीच में एक रिंग बना देते हैं। रिंग ये सिग्निफाई करती है कि जो डबल बॉन्ड है वो पूरी रिंग के अंदर मूव कर सकता है। तो देखो ये तो थी बेंजीन की कहानी। इसके बाद हम चलते हैं जरा एरोमेटिक कैरेक्टर पे, वहां भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपना जो इंतजार कर रही है, तो जल्दी से देखते हैं एक बार उसको भी। देखो बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो पहले मैं बताऊं ये आते कौन कौन से एग्जाम में है, आपका जेई में कंफर्म में आएगा, जेई मेन में आया था 2019 में, जेई एडवांस में 2017 में क्वेश्चन आया था इससे। सीएसआईआर नेट का जो पेपर होता है उसमें हर साल आता है। आपका जो जैम का पेपर होता है, जैम देते हो ना केमिस्ट्री का, उसमें आता है। और अपना यूपीएससी में जिनके पास केमिस्ट्री ऑप्शनल है उनके भी आता है। तो कुल मिला के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, जिनके पास एरोमा होती है ना, एरो मतलब एरोमा यानी खुशबूदार कंपाउंड। तो इसको लेकर देखो कुछ पॉइंट्स हैं और देखेंगे फिर क्या मसला हुआ उन पॉइंट्स के अंदर। तो 1900 से पहले ये माना जाता था, इट इज अज्यूम दैट रिंग ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड वाज द स्ट्रक्चरल फीचर दैट गिव राइज टू एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। पहले ये माना जाता था कि अगर आपके पास रिंग है और रिंग के अंदर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है तो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। ये किसको देख के दिमाग लगाया था उन्होंने, बेंजीन भैया को देख के दिमाग लगाया था, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है
और बेंजीन में ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं। चलो भाई ये बात मान ली है इनकी, चलो कोई नहीं। अब देखो नेक्स्ट बात क्या कही, एरोमेटिक कंपाउंड शुड गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन इवन दो इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो हाईली अनसैचुरेटेड तो होता ही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, है ना। तो अपना वो अनसैचुरेटेड तो है, लेकिन उसको रिएक्शन कौन सा देना है, सब्स्टिट्यूशन। वो एडिशन नहीं दे सकता, अगर एडिशन दे दी तो फिर काम खराब हो जाएगा। बात समझ आई। तो एडिशन रिएक्शन नहीं देना चाहिए उसको, उसको देना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपने साइंटिस्ट भाई साहब थे रिचर्ड नाम के, रिचर्ड ने देखो बहुत ही बढ़िया चीज बताई पूरी दुनिया को। रिचर्ड ने ये कहा, अब उन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था साइक्लो ऑक्टाटेट्रेन, जिसका स्ट्रक्चर था ये कंपाउंड बनाया गया 1911 में, और ये बातें सामने आई थी 1900 और 1900 से पहले। तो 1911 में जब उन्होंने ये कंपाउंड बनाया, इसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड थे, तो उनके दिमाग में ये बात आई या उनके जहन में ये बात आई कि ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, बताओ, एरोमेटिक होना चाहिए इस पॉइंट के मुताबिक, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है तो भाई एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। तो कायदे से इसको कैसे रिएक्शन देनी चाहिए थी, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो सब्स्टिट्यूशन देगा। लेकिन यहाँ पे आया फिर एक कहानी में मोड़, ये तो ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो वो यही टर्निंग पॉइंट था एरोमेटिक कंपाउंड की हिस्ट्री में। हुआ क्या, रिचर्ड ने स्टडी करी और ये फाउंड, उन्हें मतलब ऐसा जो प्रैक्टिकल था उनका रिजल्ट थे उनसे मालूम चला कि इट इज नॉट एट ऑल लाइक बेंजीन, ये बेंजीन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय एडिशन, कह रहा है एडिशन रिएक्शन दे रहा है, बताओ बड़ा बदतमीज आदमी है। इट एड्स हाइड्रोजन रेडिली हेंस इट इज नॉट एरोमेटिक। उन्होंने ये देखा कि जो ये कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्रेन, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये तो गड़बड़ है, अगर वो एरोमेटिक होता तो उसे कौन सी रिएक्शन शो करनी चाहिए थी, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है उसके अंदर तो वो एरोमेटिक होगा। तो भाई बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि किस पॉइंट को सही माना जाए और किस पॉइंट को गलत माना जाए। भाई जंग छिड़ गई है आपस में साइंटिस्ट लोगों में, वो बोले मेरा सही है पॉइंट, वो बोले मेरा सही है। फिर मार्केट में आए अपने हकल भैया, हकल भैया ने कहा देखो तुम बैठो शांत, बात ऐसी है मैं तुम्हें समझाता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो हकल ने अपने रूल दिए बहुत ही बेहतरीन, उनको देखते हैं, उसके मुताबिक कंपाउंड को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो पेपर में इन तीनों से ही सवाल आते हैं, और एक स्पेशल क्लास देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की जिन्हें बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, वहां से भी सवाल आते हैं। तो बिना किसी देरी के फिर हकल भैया के तथ्य पढ़ लेते हैं एक बारी। देखो बात कर लेंगे हकल्स रूल की। तो हकल भैया ने 3 पॉइंट बताए दुनिया को। पहला पॉइंट उन्होंने कहा स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या फिर sp2 हो उसके अंदर। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर, पूरी रिंग के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। और थर्ड बात बोली इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n2 पाई का मतलब क्या है, 0 पुट करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो उसके अंदर, 1 पुट करोगे तो 6 पाई, 3 पुट करोगे 2 पुट करोगे तो 10 पाई। तो ये कहना था उनका। और ये जो हकल रूल है मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए वैलिड है, मतलब एक ही रिंग होनी चाहिए, एक से ज्यादा अगर रिंग प्रेजेंट होगी तो वहां पे हम हकल रूल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए उन्होंने रूल दिए थे। ऐसे कंपाउंड जो पहले 2 पॉइंट को फॉलो करते हैं थर्ड को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। जो तीनों फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक, और जो इनको नहीं फॉलो करता उन्हें बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो देखो यहाँ पे इसके बाद एक टर्म अपने पास एन्युलिन्स, क्या ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एन्युलिन्स क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्स हैविंग ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिंगल और डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए आपके, ऑल्टरनेट पोजीशंस में होने चाहिए। और मोनोसाइक्लिक है मतलब एक ही उसके अंदर साइकिल होनी चाहिए, उसको आप एन्युलिन बोलते हो, एन्युलिन्स। और यहाँ पे कहते थे रिंग साइज ऑफ एन एन्युलिन is indicated by a number in bracket
जैसे देखो बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन की रिंग होती है और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, तो हम बोलते हैं बेंजीन इज अ 6 एनुलिन। इससे पहले ब्रैकेट में हम नंबर लिखते हैं कि उसकी जो चेन है, जो रिंग है, उसके अंदर कितने कार्बन एटम है। अब बेंजीन को देखो, बेंजीन को हम जज करते हैं कि एरोमेटिक है या फिर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सेकंड डीलोकेलाइजेशन है पूरी रिंग के अंदर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो सेकंड पॉइंट भी फॉलो करता है। देन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे देखते हैं, पाई बॉन्ड कितने, 3, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 3 में कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेंजीन जो है वो तीनों पॉइंट फॉलो करता है, हेंस इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड देखो, बहुत ही खूबसूरत सा कंपाउंड है। यहाँ भी हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और रेजोनेंस भी देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, दो, दो पाई बॉन्ड यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 4 इसके अंदर आता है, क्या नहीं आता ना। तो ये देखो पहले 2 पॉइंट फॉलो कर रहा है, लेकिन तीसरा पॉइंट जो उसको फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम बोलते हैं ये कैसा कंपाउंड है अपना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ आई। अभी क्या है इसमें एन्युलिन वाले कंसेप्ट में एक दो एक्सेप्शंस है, मतलब आपको ध्यान रखना है, 2 एन्युलिन ऐसे हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, वो एक बार डिस्कस करते हैं और फिर जेई के क्वेश्चंस देखते हैं भाई कैसे कैसे आते हैं, यूपीएससी में कैसे आते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाले। आप लोगों को देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अपना 8 और 10 एन्युलिन होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है उनका स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर होता है। बात आती है कि नॉन प्लेनर होता क्यों है। देखो बेंजीन जो रिंग है उसमें कार्बन कार्बन में 120 डिग्री एंगल बनता है, और अगर अपन ये बात करें 8 और 10 वाली, तो उसमें एंगुलर स्ट्रेन इतना ज्यादा आ जाता है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा तो एंगुलर स्ट्रेन आने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। और हम बात जानते हैं केमिस्ट्री में कोई भी प्रोसेस होता है तो क्यों होता है बोलो, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो 8 और 10 वाली जहां भी आपको रिंग दिख जाए, एंजुलिन मतलब अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड हो, वो नॉन एरोमेटिक में आते हैं, एंटी में नहीं आते। बात ध्यान रखना, क्वेश्चन देखते हैं उसमें भी। जैसे एग्जांपल है ये देखो, यहाँ पे 10 कार्बन अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 एन्युलिन है। और क्या चेक करो यहाँ पे, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो लेकिन ये नॉन एरोमेटिक में आएगा। हालांकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे इसको तो एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा होता है अपना, ये नॉन प्लेनर। ये वाला इस क्वेश्चन का पार्ट है, इसको मत देखना। तो अपना ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था 2017 में, पूछा हमसे अमंग दी फॉलोइंग दी नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, हमें एरोमेटिक कंपाउंड बताने कितने हैं। हम क्या करते हैं, हर एक को जज करते हैं वो एरोमेटिक है, एंटी है या नॉन है। पहला देखो, पहला कंपाउंड में कितने कार्बन है, 2 4 6 8, फंस गए इसमें, तो ये कैसा कंपाउंड है अपना, नॉन। मैं लिखता चलता हूँ ना, नॉन एंटी और एरो। यहाँ देखो डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस है, सिंगल डबल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इधर भी। और यहाँ पे देखो क्या ये अपना एरोमेटिक होगा, इसमें कितने वो है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 2, और ये 2 4, 4 पाई है, 4 पाई किस में आता है, एंटी में आता है। देखो एरो में कौन कौन से आते हैं अपने, 2 आते हैं, 6 10 और 14, अभी यही काम किया अपने, तो ये एंटी में काउंट करा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन अपने आ रहे हैं। और इसके बाद देखो यहाँ पे इस वाले को जरा, इसमें कितने डबल सिंगल फिर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको एक पी ऑर्बिटल मिल जाएगा, और फिर सिंगल और फिर डबल, तो रेजोनेंस तो है यहाँ पे। और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ यही है 2, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आता है, यानी ये कैसा है अपना, एरो में काउंट करा जाएगा। और इसमें देखो इसमें तो वही नहीं है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल 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 डबल, तो ये कैसा आएगा अपना, नॉन में जाएगा। मतलब आप देखोगे भी तो ये sp3 मिलेगा हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 मिलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो वो नॉन में चला जाएगा बेसिकली। इस वाले को देखो, बहुत ही शानदार कंपाउंड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, 6 पाई है, 6 का मतलब क्या होता है, एरो। इसमें देखिए देखो डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल मिलेगा अपने को खाली, होता है ना यहाँ पी ऑर्बिटल, वो डायग्राम बनाया था मैंने ऐसा,
समझ गए रेजोनेंस में। तो यहाँ पे देखो 4 पाई मिलेंगे, 4 पाई किस में आता है अपना, एंटी में आता है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। देन अपना इसमें आ जाओ, और इसमें कितना है 2 और 2 4 है यहाँ भी। 4 कैसे, देखो 2 ये रहे 2 ये रहे, और बाकी कॉन्जुगेशन तो है डबल सिंगल, ओ डबल सिंगल सिंगल फिर लॉन पेयर, फंस गया बेचारा, तो ये नॉन में जाएगा अपना, समझ गए ना। ये वाला कार्बन जो है इसका वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। देन अगला कंपाउंड देखो यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन अपना मिसिंग है, तो इसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, नॉन के अंदर काउंट करेंगे। देन अपना लास्ट कंपाउंड यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 और 4 5 6 7, 7 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 का मतलब क्या होता है अपना एरो। तो देखो कितने एरोमेटिक कंपाउंड हुए यहाँ पे, एक अपना हुआ 1, और अपना हुआ 2, और कौन सा हुआ अपना 3। तो यहाँ पे हमें 3 जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहे हैं। बात समझ आई सबको, क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे चले। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है अपना जेईई मेन में आया था 2019 के अंदर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। इसके भैया 4 ही ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें बताना है चारों में से कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं है, तो हम चारों को जज करते हैं, हमें तो अभी सीखना है ना। तो पहले कंपाउंड में देखो क्या इसमें रेजोनेंस हो पाएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल हो जाएगा। इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई का मतलब क्या होता है, एंटी। 4 पाई का मतलब क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, समझ गए बात। सेकंड देखो अपना, यहाँ कितने, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, तो रेजोनेंस तो है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 2 4 और 6। 6 का मतलब ये कैसा है अपना, एरोमेटिक, शाबाश। अगला देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, हालांकि वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ये इसको अभी डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर को, इस वाले को और इस वाले को देखेंगे अभी। ये इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं मेरे साथ बोलो, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में। यहाँ देखो 2 4 6, 6 है यानी एरो। इसके बाद आ जाओ भाई इस वाले पे, इसमें क्या है 2 4 6, तो ये भी कैसा है अपना एरो। तो इन 4 में से ये पहला ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है, बाकी तीनों ये जो एरोमेटिक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है हमें, देखो अपने पास आई तक कंपाउंड है, ए बी सी डी से लेके, हमें ये बताना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। पहले को जज करें क्या, देखो डबल सिंगल सिंगल फिर डबल है, तो ये किस में फंस गया अपना, नॉन में फंस गया ना भाई, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी आप लोगों को। इसको देखो चेक करते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, 1 2 और 3 यानी 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी एरोमेटिक है ये भी अपना हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है। मतलब बेंजीन के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट फंस जाए, समझ रहे, जैसे ऑक्सीजन फंस गया, नाइट्रोजन फंस गया, सल्फर फंस गया, इन सबको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इसको चेक करते हैं, देखो डबल सिंगल सिंगल, ओहो फंस गया भाई साहब, तो क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक, क्यों sp3 मिल गया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। अगला देखो यहाँ पे लोन पेयर मिलेंगे अपने को, तो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल 2 4 6, रिंग में पूरे में क्या है अपना कॉन्जुगेशन है, हम रिंग की बात करेंगे, तो रिंग में 6 है, तो अपना कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। बात समझ आई। इसके बाद देखो अपना ई वाले में क्या है, डबल सिंगल सिंगल 3 सिंगल आ गए, ओह तो बहुत गलत है, नॉन एरोमेटिक। बात समझ आई। एफ देख लेते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है अपना, डबल सिंगल सिंगल, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान रखना यहाँ पे 3 ही अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो sp2 है तो काम चल जाएगा अपना। लेकिन पाई कितने यहाँ पे, 2 और 2 4 पाई है, 4 पाई का मतलब कैसा है, ये एंटी एरोमेटिक। देन अपना कैसा है, डबल सिंगल डबल, नॉन में फंस गया पहले। और अपना ये लास्ट देखो जरा, कहाँ गया एच, अच्छा अभी तो आई भी है। इसमें देखो डबल सिंगल डबल 5 है, 5 यानी 10, 10 का मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है, 6 के बाद 10 ही आता है ना अपना, एरो है। और ये कितना है अपना, देखो सिंगल, तो ये कैसा है अपना, नॉन एरोमेटिक है। बात समझ आई सब लोगों को, पक्की बात, चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं फिर। तो 4 देखो अपने पास हेट्रोसाइक्लिक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अपना पाइरिडिन, सेकंड पाइरोल,
थर्ड फुरान और चौथा थायोफिन। तो इनके स्ट्रक्चर देखने अपने को कुछ बातें समझनी है स्ट्रक्चर से। पहले देखते हैं पाइरिडिन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे है, ये एन एटम है। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये नाइट्रोजन की वैलेंस होती है 5, 1, 2, 3, तो एक लोन पेयर बचेगा। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या कह रहा हूं मैं, ये वाला जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे अगर आप नाइट्रोजन की तो आएगी sp2। sp2 में हाइब्रिड कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। हाइब्रिड कितने बनते हैं बोलो, 3 बनते हैं sp2 में। और एक क्या बचेगा इसके पास, अनहाइब्रिड बचेगा n के पास। वेरी गुड। तो ये तो देखो ये कार्बन के p ऑर्बिटल बनाए हुए हैं जो अनहाइब्रिड है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये एक अनहाइब्रिड नाइट्रोजन का बनाया हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है अपना। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा नाइट्रोजन का। तो ये देखो ये ऊपर रिंग बन रही है, आपको दिख रहा हो ये वाली, ये अपनी अपर रिंग है और ये वाली अपनी लोअर रिंग है। मतलब ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। थोड़ा विजुअलाइज करोगे समझ जाओगे। सवाल ये आता है पाइरिडिन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता। तो वो इसलिए नहीं करता क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते हैं यहाँ पे, 3। पहला हाइब्रिड इधर बच जाता है, दूसरा हाइब्रिड इधर जाता है और तीसरा हाइब्रिड ये रहा। अब ये जो लोन पेयर है ना आपका, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बैठा होता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल और जो मॉलिक्यूल है उसका प्लेन सेम होता है। मतलब अपने अनहाइब्रिड ऐसे हैं और हाइब्रिड ऐसे है। बात समझ रहे हो आप, अनहाइब्रिड ऐसे हैं और हाइब्रिड ऐसे है। तो जो इन वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो पार्टिसिपेट करेंगे। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या आती है, पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, इनके पैरेलल होने चाहिए। लेकिन ये जो अनहाइब्रिड है ये वाला, ये पैरेलल थोड़ी है। तो लोन पेयर कहाँ रिसाइड करता है पाइरिडिन के केस में, आपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बैठा होता है वो, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम बोलते हैं जो लोन पेयर है ये पाई सिस्टम का, मतलब पाई सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसी की वजह से, क्योंकि ये हाइब्रिड में बैठा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इस पे कोई भी प्रोटॉन आके अटैक कर सकता है। प्रोटॉन यानी या इलेक्ट्रोफाइल बोल दो। प्रोटॉन क्या होता है, अपना कंगला आदमी होता है। कंगले को क्या चाहिए बोलो, पैसा मांगता है, पैसा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखता है उसको, तो यहाँ पे क्या कर देता है वो, अटैक कर देता है। अब क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। तो इसलिए बोला जाता है जो पाइरिडिन है वो बेस की तरह काम करता है लेकिन पायरोल नहीं करता। देखते हैं ऐसा क्यों। बात समझिए आपको, यहाँ पे पाइरिडिन जो है वो बेसिक नेचर शो करता है ड्यू टू दिस लोन पेयर जो कि अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ है। स्ट्रक्चर समझ आया सबको पाइरिडिन का, मेरे को बताना कमेंट में। अभी पायरोल देखते हैं, फिर फुरान देखेंगे। थायोफिन का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल फुरान जैसा ही है, तो एक फुरान को देख लेंगे और देख लो कि इनका भी सेम ही है। यहाँ पे अच्छा अलग है, इधर 2 लोन पेयर है, इधर 1 है। तो देख लेते हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं जल्दी से। और इसका और इसका सेम है, तो क्योंकि यहाँ भी अपने को 2 लोन पेयर मिलते हैं, सल्फर के केस में भी। ठीक है भाई। सो अब देखो पायरोल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें क्या है, अपना नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता। देखो ये बनाया हमने जल्दी से। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, 1 2 3 sp2 होगी। तो एक अपने पास अनहाइब्रिड होगा। तो जो लोन पेयर होता है इस बार ये होता है अपना अनहाइब्रिड के अंदर, और एक हाइब्रिड से बना रहा होता है अपना H बॉन्ड। 3 है ना हाइब्रिड, sp2 है। sp2 में एक हाइब्रिड से ये बॉन्ड बन रहा है, एक हाइब्रिड से ये बन रहा है, एक हाइब्रिड से ये बन रहा है, एक बचा अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड में बचे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो है ये देखो इसका अपर सर्कल आपको दिख रहा होगा ये, और ये इसका नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है अपना ओवरलैपिंग का। बात समझ गए आप। ऐसे देखो जो अपना फुरान है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, होश पहुंच हो गई है डायग्राम में। तो भैया 2D बोर्ड पे अब 3D कैसे बनाया आदमी, है ना, दिक्कत है ये। अब फुरान में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका एक जो लोन पेयर है वो तो आपका पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, एक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एक लोन पेयर बैठा होता है इसका अनहाइब्रिड में, एक बैठा होता है हाइब्रिड में। यहाँ भी अपनी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। sp2 आएगी एक हाइब्रिड से इधर बॉन्ड, एक हाइब्रिड से इधर बॉन्ड, और एक हाइब्रिड के अंदर ये लोन पेयर भाई साहब बैठे होते हैं, और एक जो अपना अनहाइब्रिड है उसके अंदर एक लोन पेयर होता है।
तो आपको मालूम है भाई, जो कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है, जो रेजोनेंस होता है, उसमें अनहाइब्रिड वाले पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ भी देखो ये अपर सर्कल दिख रहा होगा आपको, थोड़ा कोशिश करो इमेजिन करने की, और ये नीचे वाला सर्कल भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बात समझ आई आप लोगों को। और देखो जो थायोफिन है वो सेम ऐसा ही है, जो थायोफिन है ना वो बिल्कुल सेम ऐसा है। तो ये स्ट्रक्चर थे जो आपको मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, देखो बनाने को भी आ जाते हैं कभी कभी, आप जेई में तो आ नहीं सकते, लेकिन जैसे अपना हो गया यूपीएससी का जो पेपर होता है, ऑप्शनल में आता है ना, वहां तो लिखने वाला ही होता है भाई, तो वहां आ जाते हैं ड्रॉ करने को इनका स्ट्रक्चर। अब अपना एक टॉपिक रह गया बस, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, वो और देखते हैं, और फिर आज का जो सेशन है उसे खत्म करते हैं जल्दी से। देखो होमो एरोमेटिक को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे जो हैं अपनी वीडियोस यूट्यूब पे वो इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बट इम्पोर्टेंट है, अब जब कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करेंगे ना, समझ रहे हो बात, क्योंकि आ जाता है पेपर में ये। जेई में तो खैर नहीं आता, बट अदर एग्जाम में आता है। जैम का एग्जाम हो गया आपका, और सीएसआईआर का हो गया, और ऑप्शनल का हो गया यूपीएससी का, वहां आता है। कहता है एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेन्स वन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन द रिंग। ऐसे कंपाउंड होते हैं होमो एरोमेटिक, जो पहले बात तो एरोमेटिक होने चाहिए, और दूसरी बात है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रख सकते हैं रिंग के अंदर। स्पेशल केस है एरोमेटिक कंपाउंड का। एग्जांपल देखो समझ आएगा, ये वाला देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, फिर ये जो कार्बन है ना ये कैसा है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, 1 2 3 और 4, समझ रहे हो, और फिर पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये अपना, क्योंकि इसमें 6 पाई है, 1 2 3, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक तो है। एरोमेटिक होने के साथ इसमें एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तुम इसको डालेंगे किस कैटेगरी के अंदर, होमो एरोमेटिक के अंदर डालेंगे, समझ गए बात। ऐसे इसको देखो, प्यारा सा कंपाउंड है, एकदम मुंह निकला हुआ इसका बाहर, चौंच, डबल सिंगल, और फिर सिंगल है अपना डबल, पॉजिटिव मतलब चलेगा, डबल फिर सिंगल, ये देखो ये 1 2 और 2 हाइड्रोजन दादा मिलेंगे यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बाद अपना जो है पूरा कॉन्जुगेशन है। तो ये वाला भी कंपाउंड किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आपका होमो एरोमेटिक में फॉल करेगा। बात समझ आई आपको, एरोमेटिक क्लियर हुआ आपको, होमो एरोमेटिक क्लियर हुआ। क्या होना चाहिए, एक तो वो एरोमेटिक होना चाहिए, और उसके अंदर एक sp3 कार्बन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम होमो एरोमेटिक बोल देते हैं। तो देखो आज हमने कवर क्या क्या करा है, बेंजीन कवर करा है हमने, एरोमेटिक कंपाउंड कवर करे, 4 स्पेशल कंपाउंड कवर करे, एन्युलिन कवर करे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। अगर आपको आज का समझ आया, कुछ नॉलेज सीखी, आपने सीखा है कुछ इससे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो अभी तक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने जो एग्जाम बताए उनकी। तो मेरी तरफ से इतना ही था, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।